आजादी के 76 वर्ष में आज बात होगी उस महान पुरुष की जिन्होंने बुद्ध संस्कृति को गोंडी संस्कृति के ही समकालीन बताया। बुद्ध संस्कृति भी उसी विचारधारा को मानता था जो भारत के मूल निवासियों की विचारधारा थी और जिन्होंने आदिवासी एंड हिज थंब में आदिवासी को भारत का मूल निवासी बताया। आप मेरी पिछली वीडियो द्रविड़ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इतिहास में हमने देखा कि SC ST मिनॉरिटी के लोगों के साथ हमारे समाज में अनटचेबिलिटी की प्रथा यानी कि अछूत की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन अब जब समाज में जागरूकता आई तो इस अमानवीय व्यवहार का मतलब लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अनटचेबिलिटी की प्रथा समाज में अब बहुत कम देखने को मिलती है। जी हाँ, आपका अंदाजा सही निकला। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रही हूँ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हीं दिनों की बात कर रहे हैं जब वह इस अमानवीय प्रथा के दौर से गुजर रहे थे। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है, बल्कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा में कहा है। तो आज 15 अगस्त 2023 आजादी के 76 वर्ष में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस अनछुई बातों को गहराई से समझेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, मैंने जो भी बातें लिखी हैं वह अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस के बेस पर है। तो अब मैं अपने साथ हुई उन बातों से कहानी की शुरुआत करता हूँ। अंबेडकर कहते हैं, कोरेगांव की वह घटना जो बचपन में घटी थी वह आज भी मुझे डराती है। हमारी फैमिली असल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोली तालुका से बिलोंग करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में मेरे फोर फादर्स ने अपने पुश्तैनी काम छोड़कर कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मेरे फादर ने भी कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए वे ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंच गए और सूबेदार बन के रहे। रिटायरमेंट के बाद मेरे फादर दापोली जाना चाहते थे, लेकिन कुछ सोचकर वे दोपाली की जगह सतारा चले गए, जहां हम सब 1904 तक रहे। 1901 में मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। मेरे फादर कोरेगांव, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट के खतावा तालुका में आता है, वहां पर कैशियर की नौकरी करते थे। मेरे फादर हमें कोरेगांव नहीं ले जा पा रहे थे क्योंकि उन दिनों बॉम्बे गवर्नमेंट का टैंक खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें से वहां हजारों लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे। इसलिए फादर ने मुझे और मेरी मरी हुई 2 बहनों के बच्चों के साथ रिश्तेदार की चाची और पड़ोस की आंटी के भरोसे सतारा में छोड़ दिया था। माँ के ना होने के कारण अपना खाना भी खुद बनाते थे। कैशियर की नौकरी छोड़कर सतारा आना फादर के लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने हमें एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि हम गर्मियों की छुट्टी में कोरेगांव में आकर उनके साथ रहे। कोरेगांव जाने की खुशी में हम सब बच्चे झूम उठे, क्योंकि कोरेगांव जाने से ज्यादा हमें ट्रेन में बैठने की खुशी थी। ट्रेन का सफर हमारे लिए पहली बार था। हमने जोर शोर से जाने की तैयारी शुरू कर दी। नए नए कपड़े ले लिए, शूज ले लिए। फादर ने ट्रैवलिंग के बारे में सब कुछ समझा दिया था। उन्होंने कहा था कि आने की डेट पर वह हमें स्टेशन पर पिकअप करने तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन वह अपना PR स्टेशन पर भेज देंगे, जो सभी बच्चों को कोरेगांव तक यानी कि मेरे पास ले आएगा। गर्मी की छुट्टी का वह दिन आ गया जब हमें कोरेगांव के लिए निकलना था। स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था। हमने स्टेशन जाने के लिए तांगा लिया और स्टेशन पहुंचकर जब हमारी ट्रेन आई तो हम सब बड़े मजे से ट्रेन में चढ़ गए। फादर ने हमें मैसूर में उतरने के लिए बोला था, जो कोरेगांव का सबसे पास वाला स्टेशन था। मैसूर आने पर हम सब स्टेशन पर उतरे। हमारे साथ ट्रेन में जितने भी लोग थे सब अपने अपने रास्ते जा चुके थे, लेकिन स्टेशन पर हमें लेने कोई नहीं आया, जबकि फादर ने तो कहा था कि उनका PR उन्हें स्टेशन पर लेने आएगा। 1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उन्होंने हमें टिकट दिखाने के लिए बोला, तो हमने टिकट दिखा दिया। जब स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, तब हमने सारी बात बता दी। हमें मेरे फादर के PR लेने आने वाले थे, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। अब हम आगे का रास्ता नहीं जानते, तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लें, क्या पता मेरे फादर के PR आ ही जाए। स्टेशन मास्टर हमारे कपड़े और हमारे हाव भाव को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि हम अछूत हैं। स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि हम शायद ब्राह्मण के बच्चे हैं और इसीलिए वह हमारे साथ हमदर्दी दिखा रहे थे। उसने हमसे हमारी कास्ट पूछी और तभी मेरे मुंह से तपाक से निकल गया कि हम महार हैं। महार का नाम सुनते ही स्टेशन मास्टर के मुंह की हवाइयां उड़ गई। एक ही पल में वो बदल गया। उसके चेहरे पर नफरत के भाव साफ साफ झलक रहे थे। वह वापस चला गया और हम 15 से 20 मिनट वहीं खड़े रहे। हमारे अंदर जो कोरेगांव जाने का उत्साह था वह भी खत्म हो गया था। शाम होने को आई थी। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर फिर आया और उसने कहा कि तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हुए हो। हमने कहा कि हाँ, अगर हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाएगी तो हम कोरेगांव के लिए निकल जाएंगे, नहीं तो पैदल ही चले जाएंगे अगर ज्यादा दूर नहीं हुआ तो। स्टेशन के बाहर कई सारी बैलगाड़ियां सवारी के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन हमारे महार होने की खबर फैल गई थी, इसलिए कोई भी बैलगाड़ी वाला हमें ले जाने को तैयार नहीं था। डबल किराए का ऑफर भी किया था, पर वो काम नहीं आया। स्टेशन मास्टर हमें बहुत पहले से ही छुप छुप कर देख रहा था। काफी देर बाद वह हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि तुम में से कोई बैलगाड़ी चला सकता है। तो हमने भी कह दिया हाँ, हम चला सकते हैं। उसने कहा तो ठीक है, बैलगाड़ी तुम चलाओगे और बैलगाड़ी वाला तुम्हारे साथ साथ पैदल चलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसे डबल किराया देना होगा।
किसी तरह डबल किराए के ऑफर से एक बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ। शाम से रात होने वाली थी और हम चाहते थे कि रात होने से पहले पहले हम सब कोरेगांव पहुंच जाए। इसीलिए हम बार बार उस बैलगाड़ी वाले से पूछ रहे थे कि कब तक कोरेगांव आ जाएगा, कोरेगांव अभी कितनी दूर है, कितना टाइम लग जाएगा। बैलगाड़ी वाले ने हमें विश्वास दिलाया कि कोरेगांव 3 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। यह सुनकर हमने भी चैन की सांस ली। स्टेशन से कुछ दूर पर एक नदी पड़ी। नदी में पानी सूखा हुआ था, बस थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं जगह पानी दिख रहा था। बैलगाड़ी वाले ने हमसे कहा यहीं रुककर खाना खा लो, क्योंकि आगे रास्ते में पानी कहीं नहीं मिलेगा। हमने बैलगाड़ी को रोका और बैग में से खाना निकाल कर खाने लगे। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मुझे किराए में से थोड़ा पैसा दे दो, मैं पास से ही खाना खाकर आता हूँ। रास्ते में पानी खत्म हो गया था, इसीलिए हमने नदी का पानी बोतल में भरना चाहा, लेकिन उस नदी का पानी बड़ा ही गंदा था, कीचड़ से भरा हुआ। खाना खाए हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वह बैलगाड़ी वाला अभी तक नहीं आया था। काफी घंटे बाद वह बैलगाड़ी वाला आया और आकर अपनी बैलगाड़ी खुद चलाने लगा। यह देखकर हमें बड़ा अजीब सा लगा कि पहले तो वो हमारे साथ गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमसे टच ना हो जाए। उसकी हरकत देखकर हम चुपचाप बैठे रहे। रात भी हो चुकी थी, सड़क पर लाइट न होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इलाका भी सुनसान था। हमने बैलगाड़ी वाले से फिर से पूछा कि 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक कोरेगांव आ जाना चाहिए। वह बार बार बस यही बात बोल रहा था कि हाँ आने वाला है, आने वाला है। हमें उस पर शक होने लगा कि कहीं ये चोर डाकू तो नहीं है, हमें सुनसान रास्ते पर ले जाकर मार तो नहीं डालेगा। क्योंकि हमने अच्छे कपड़े, गोल्ड की ज्वेलरी और हमारे पास पैसे भी थे, तो यह देखकर तो किसी का भी मन हो सकता है कि इनसे हम छिनैती कर ले। हमारा डर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह बैलगाड़ी वाला बस यही कह रहा था कि आने वाला है, आने वाला है, जबकि रात के 10 बज गए थे। कोरेगांव अभी तक नहीं आया था। तभी हमने कुछ दूर एक जलती हुई लाइट देखी। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि यह जलती हुई लाइट दिख रही है, तो हमने कहा हाँ हाँ। तो वो कहता है कि यह टोल कलेक्टर की लाइट है, यहाँ रुककर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उसकी ये बात सुनकर और सामने टोल कलेक्टर की लाइट देखकर हमें भी कुछ शांति हुई। रात के 2 बजे टोल कलेक्टर पर जाकर जब हम रुके तो हमने देखा कि वहाँ पर कई सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। हमने अपनी बैलगाड़ी वाले से पूछा कि यहाँ कहीं पानी मिल सकता है, तो उसने कहा कि अगर तुम कहते हो कि तुम महार हो तो तुम्हें पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अपने आप को मुसलमान बता दो। हमने खुद को मुसलमान बताकर पानी मांगा, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं मिला। हमारे पास कुछ खाना बचा हुआ था, वही हमने खाया और भगवान का याद करते हुए सो गए। कहीं ना कहीं हमें डर भी था कि पता नहीं हम सब सही जगह पर हैं या नहीं, इसीलिए हम सब बारी बारी से पहरा दे रहे थे। 2 सो रहे थे तो 2 जाग रहा था। किसी तरह रात गुजरी और सुबह के 4 बजे। सुबह 4 बजते ही वह बैलगाड़ी वाला हमारे पास आया और कहा कि कोरेगांव जाना है तो बैलगाड़ी में आके बैठ जाओ। हमने भी उसे साफ मना कर दिया। हमने कहा कि 8 बजे से पहले हम कहीं नहीं निकलेंगे। फिर आखिरकार जब 8 बजे तो हम सब कोरेगांव के लिए निकले और सुबह 11 बजे तक कोरेगांव पहुंच गए। कोरेगांव पहुंचकर मेरे फादर हमें देखकर सरप्राइज्ड हुए और हमने उन्हें अपनी सारी आपबीती बताई। मेरे फादर ने कहा लेकिन मैंने तो कहा था कि जब तुम लोग आओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। हमने कहा कि हमने तो आपको इन्फॉर्म किया था, लेटर लिखा था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल गलती उनकी भी नहीं थी। जो लेटर हमने लिखा था वह पीआर उन्हें देना भूल गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस घटना का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर रहा था, क्योंकि जब वह घटना हुई थी तब मैं 9 साल का था। मुझे पता था कि मेरा जन्म अछूत परिवार में हुआ है, लेकिन अछूत के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इसका अनुभव मुझे इस घटना से हो गया। मेरे जीवन का दूसरा उदाहरण, यूरोप और अमेरिका में मैंने जो 5 साल गुजारे थे उससे मैं भूल चुका था कि मैं अछूत हूँ, क्योंकि वहां पर कोई अनटचेबिलिटी जैसी बात नहीं थी। लेकिन इंडिया में बड़ौदा स्टेशन पहुंचते ही मुझे याद आ गया कि मैं अछूत हूँ, और इंडिया में एक अछूत जहां भी जाता है वह दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। इसीलिए मेरे सामने सवाल थे कि कौन मुझे लेने आएगा, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूंगा। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे हिंदू होटल है, लेकिन महार जाति के लिए नहीं। ऐसे में एक ही काम हो सकता है कि मैं झूठ बोलकर होटल का रूम ले लूं। मुझे पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि बड़ौदा में मेरे फ्रेंड्स रहते थे जो मेरे साथ अमेरिका में पढ़े थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या वह मुझे अपने घर रहने देंगे। अगर मैं महार नहीं होता तो वह मुझे अपने घर रहने का मौका दे सकते थे। काफी देर तक यही सवाल मेरे मन में चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलकर इंक्वायरी करता हूँ कि क्या कहीं यहाँ आसपास कोई रूम मिलेगा। मैंने कुली से पूछा कि यहाँ कोई कैंप में रहने का कमरा मिल सकता है। कुली ने कहा हाँ, पास में ही एक पारसी सराय है और वह लोग पेइंग गेस्ट लेते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुश हुआ, क्योंकि पारसी लोग छूत अछूत को नहीं मानते हैं, वह अनटचेबिलिटी को नहीं मानते हैं। इसीलिए पारसी सराय में मैं आराम से रह सकता हूँ। मैंने पारसी सराय बुक किया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर मैं कपड़ा चेंज ही कर रहा था, तभी सराय का केयरटेकर पहुंचा और उसने देखा कि मैं सदरा और कश्ती नहीं पहना हूँ, जो कि पारसी लोगों की पहचान है। तो उसने तीखी आवाज में पूछा कि कौन हो तुम, तुम्हें नहीं पता कि पारसी सराय में सिर्फ पारसी लोगों को ही जगह दी जाती है। मैंने कहा मैं हिंदू हूँ। उसने कहा तुम यहाँ नहीं रह सकते, सिर्फ पारसी लोगों को ही यहाँ पर रूम मिलते हैं। ओह, अब मेरे सामने फिर से वही सवाल, जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर मैंने रुककर उसे कहा कि मुझे यहाँ ठहरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केयरटेकर ने कहा अरे भाई, मुझे रजिस्टर मेंटेन करना होता है, कौन आया कौन गया सब रजिस्टर में लिखना होता है।
और अगर किसी दिन रजिस्टर की जांच हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी मुझे एक आइडिया आया कि रजिस्टर में नाम लिखने के लिए मैं अपना पारसी नाम रख लेता हूँ। कि ठीक है, तो फिर मेरा नाम पारसी में ही लिख लो। तो वो एग्री हो गया और उसने कहा कि तुम्हें खाने पीने का 1.5 रुपए हर दिन का देना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर झट से तैयार हो गए। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता था और रात के 8 बजे घर आता था। वैसे देखा जाए तो मुझे अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपना नाम बदल कर रह रहा हूँ। इसीलिए मैं स्टेट बंगला लेने की जुगाड़ में अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। पारसी सराय में आज मेरा 11वां दिन था। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद सराय में कोई रहने के लिए आया होगा। मैंने कमरे की खिड़की से झांका तो देखा कि 4-5 लंबे लंबे तगड़े तगड़े लोग गुस्से में मेरे ही कमरे की तरफ आ रहे हैं। उनके हाथ में डंडे थे। मैं देखते ही समझ गया कि यह लोग कोई टूरिस्ट नहीं है। कुछ ही देर में सारे के सारे लोग मेरे रूम के बाहर खड़े हो गए। अब मुझसे सवाल करने लगे, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी बनकर यहाँ रहने की। मेरा झूठ पकड़ा गया था। मेरे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरी चुप्पी से वे थोड़ा शांत हो गए। उन्होंने कहा कि तुम कमरा कब खाली कर रहे हो। मैंने कहा कुछ दिन की मुझे मोहलत दे दीजिए, कोई कमरा मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने शाम तक मुझे कमरा खाली करने को कहा। शाम तक मैंने अपना कपड़ा समेटा और पारसी सराय से निकलकर सड़क पर खड़ा हो गया, जहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरी हालत क्या थी यह मैं ही जानता हूँ। मैं उस दिन फूट फूट कर रो रहा था। इतने सालों बाद आज भी जब मैं इस लम्हे को याद करता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कैसे मैं उन पारसियों से रहम की भीख मांग रहा था। उस टाइम मुझे पता चला कि एक अछूत जितना हिंदुओं के लिए अछूत है उतना ही पारसियों के लिए भी है। इस तरह अनटचेबिलिटी के और भी कई किस्से हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद झेला है कि किस तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई इस प्रथा से इंसान ही इंसान से अमानवीय व्यवहार करता था। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। छूत अछूत जैसी आम अमानवीय व्यवहार को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक किया। खुद लाख मुसीबतों के बीच पढ़ लिख कर इतने बड़े बने कि देश के लोगों ने संविधान निर्माण के लिए उन्हें चुना, जिसने हमें बताया कि समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी। तो इसी के साथ ही आजादी के 76वें वर्ष की हार्दिक बधाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय भीम, जय भारत।